तो देखो, लास्ट टर्न पे हमने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया था। क्या क्या बताए थे हम आपको? हमने बेसिकली ये बताया था कि कैसे प्रोकैरियोट्स में जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जाता है। हमने ओपेरॉन के कॉन्सेप्ट को भी ब्रीफली आपको बताया था। हमको दो टिपिकल एग्जांपल्स ओपेरॉन कॉन्सेप्ट के पढ़ने हैं, एक है लैक ओपेरॉन और दूसरा ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। एक इंड्यूसिबल सिस्टम का है और दूसरा रिप्रेसिबल सिस्टम का है। तो आज हम लोग लैक ओपेरॉन को पहले देखेंगे। पहले तो ये बताइए कि ओपेरॉन होता क्या है, जैसा हमने लास्ट टर्न पे बताया था आपको। ओपेरॉन क्या है? इट इज द ग्रुप ऑफ जीन्स विच आर बीइंग रेगुलेटेड टुगेदर। उनको अगर एक्सप्रेस होना है तो साथ साथ एक्सप्रेस होंगी, नहीं एक्सप्रेस होना है तो नहीं होंगी, जो भी होगा वो साथ में होगा। तो अगर लैक ओपेरॉन की बात करें हम, तो मोस्टली ये किसमें स्टडी किया गया है? ई कोलाई में। लैक का मतलब यहां पे क्या है? लैक्टोज। इसका मतलब ये है कि लैक ओपेरॉन को कॉन्स्टिट्यूट करने वाली जो जीन्स होती हैं वो लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होती हैं, या उनके प्रोडक्ट्स जो है वो लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। तो पहले हम इसका पूरा ओवरव्यू आपको देंगे। ओपेरॉन का एक डायग्राम हम लोग देखेंगे, उसके बाद ये ओपेरॉन वर्क कैसे करता है इसका ओवरव्यू देंगे हम आपको। तो अगर हम इस ओपेरॉन को बनाएं तो लेट्स सी, बहुत सिंपल है ओपेरॉन को बनाना। साथ में ड्रॉ करते रहिए आप लोग। डायग्राम में हमने कंपोनेंट्स भी बना दिए हैं, लैक ओपेरॉन के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो जैसे ये जो हमने ZYA लिखा, ये क्या है? दीज आर स्ट्रक्चरल जीन्स। ये जो O हमने लिखा है इसको कहते हैं ऑपरेटर। P क्या है? P इज प्रोमोटर। और प्रोमोटर वो साइट होती है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट है ये। आई जो है बेसिकली इंड्यूसर के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये होती है रेगुलेटर जीन। और इस रेगुलेटर जीन का भी एक प्रोमोटर होता है, तो दिस इज द प्रोमोटर ऑफ रेगुलेटर जीन। ठीक है। अब समझते हैं जरा, ये लैक ओपेरॉन जो है वो पूरा तैयार हो गया है। अब ध्यान दीजिए, ये जो ZY और A है, ये तीन जीन्स हैं। इन तीन जीन्स का सेट जो है वो मिलके लैक ओपेरॉन बना रहा है। और ये तीनों जीन्स जो है वो अलग अलग एंजाइम के लिए कोड करती हैं, अलग अलग प्रोटीन के लिए। वो प्रोटीन्स कौन कौन सी हैं? तो Z जो है, लैक Z, ये जीन किसके लिए कोड करती है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। ये जो Y है ये किसके लिए कोड करती है? परमिएज के लिए। और ये जो A है ये ट्रांस एसिटाइलेज
तो तीनों जीन्स तीन अलग अलग एंजाइम्स के लिए कोड कर रही हैं और इन तीनों एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के दौरान। अब होता क्या है, देखिए, जो प्रिफर्ड सबस्ट्रेट है इकोलाई का वो क्या है, यानी किस सबस्ट्रेट को पहले यूटिलाइज करना चाहेगा इकोलाई? हाँ, ग्लूकोज। गुड। प्रिफर्ड सबस्ट्रेट होता है ग्लूकोज, लेकिन अगर मीडियम में ग्लूकोज मौजूद नहीं है तो उस केस में क्या होगा? ग्लूकोज की जगह लेट्स से, इसको ऐसे ना दिखाएं, लैक्टोज प्रेजेंट है। तो ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने वाली जो मैकेनिज्म है वो तो रन नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज यानी सबस्ट्रेट है ही नहीं। अब हमारे पास या उस बैक्टीरिया के पास मीडियम में क्या है? लैक्टोज है। तो इसका मतलब कि अब लैक्टोज ही एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी या एज अ सोर्स ऑफ कार्बन यूटिलाइज किया जाएगा बैक्टीरिया के द्वारा, और इस लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने के लिए चाहिए ये जीन्स। तो ऐसा तो होता नहीं है कि हमेशा लैक्टोज मौजूद हो। जब प्रिफर्ड सबस्ट्रेट ग्लूकोज है तो इसका मतलब कि मोस्ट ऑफ द टाइम ग्लूकोज ही मौजूद होगा, तो ग्लूकोज वाली जो मेटाबॉलिज्म है वो चल रही होगी। लेकिन अगर इन केस और हाँ, अगर ग्लूकोज वाली मेटाबॉलिज्म चल रही है तो क्या उस दौरान लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में यूज होने वाले एंजाइम्स की जरूरत है? नहीं है। इसका मतलब कि इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज दीज एंजाइम्स शुड नॉट बी सिंथेसाइज्ड। इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरी प्रोसेस जो है ये जीन एक्सप्रेशन की वो हॉल्ट रहनी चाहिए, रुकी हुई रहनी चाहिए। अब वो कैसे होती है तो चलिए उसमें चलते हैं। देखिए, ये जो रेगुलेटर जीन है, ये रेगुलेटर जीन एक्सप्रेस होती रहती है कॉन्टिन्यूअसली, और इसके एक्सप्रेशन की वजह से बनता है क्या? जाहिर सी बात है, जीन जब एक्सप्रेस करेगी तो सबसे पहले वो ट्रांसक्राइब करेगी। ट्रांसक्राइब करेगी यानी कि यहां पे क्या बना? mRNA। इधर लिख देते हैं इसको, दिस इज mRNA, mRNA ऑफ आई जीन। ये mRNA, इससे क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगी, एंड दिस प्रोटीन इज कॉल्ड एज रिप्रेसर। तो ये रिप्रेसर प्रोटीन है। तो नॉर्मली क्या होता है, लगातार ये mRNA सिंथेसाइज हो रहा है और ये रिप्रेसर प्रोटीन बनती जा रही है। ये रिप्रेसर प्रोटीन जाकर के बाइंड करती है ऑपरेटर साइट से। तो ये रिप्रेसर प्रोटीन यहां पहुंच गई, ये बाइंड कर ली। जब ये ऑपरेटर साइट से बाइंड कर लेगी तो प्रोमोटर साइट पे क्या बाइंड होता था? हमने क्या लिखा यहां पे? इट इज द बाइंडिंग साइट ऑफ फॉर आरएनए पॉलीमरेज। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रोमोटर से आरएनए पॉलीमरेज ऐसे बाइंड किया है, दिस इज आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन चूंकि इस ऑपरेटर साइट पे रिप्रेसर प्रोटीन आके बाइंड की है, तो क्या ये आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ मूव कर पाएगा? और जब आगे की तरफ मूव नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब कि इन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? ट्रांसक्राइब करता है जीन्स को और एमआरएनए बनाता है। इसका मतलब कि आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव नहीं कर पाएगा और ये जीन्स ट्रांसक्राइब नहीं होंगी। जब ट्रांसक्राइब नहीं होंगी तो ट्रांसलेट नहीं होंगी, ट्रांसलेट नहीं होंगी तो ये एंजाइम्स नहीं बनेंगे। ये कब होगा? ये तब होगा जब मीडियम में लैक्टोज एब्सेंट है। मान लीजिए मीडियम में लैक्टोज आ गया, तो लैक्टोज अगर मीडियम में एंटर कर रहा है बाहर से, यानी कि बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन को क्रॉस करके लैक्टोज जो है वो सेल के अंदर आएगा। अभी उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। यहां पे लेट सपोज कि वो लैक्टोज अंदर आ गया। अब वो लैक्टोज है ये, so this is lactose। इस लैक्टोज के लिए
इस रिप्रेसर प्रोटीन पे बाइंडिंग साइट होती है। तो जब लैक्टोज इस रिप्रेसर से बाइंड कर जाता है, यहां पे दिखा दे रहे हैं इसको, जब लैक्टोज इस रिप्रेसर से बाइंड कर गया तो इस रिप्रेसर का जो कॉन्फॉर्मेशन था वो चेंज हो गया, यानी कि इस बाइंडिंग की वजह से कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आया इन रिप्रेसर। और इस कन्फर्मेशनल चेंज आने की वजह से अब ये रिप्रेसर विच इज ऑलरेडी बाउंड टू लैक्टोज इज नॉट एबल टू बाइंड टू द ऑपरेटर। लैक्टोज की प्रेजेंस में या लैक्टोज इसके साथ जुड़ा होने की वजह से अब ये रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स जो है, एपो रिप्रेसर को रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स जो तैयार हुआ, ये अब ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा। जब ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, यहां पे ये इलाका फ्री हो जाएगा और अब ये आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ आसानी से मूव करेगा और जैसे ही मूव करेगा इन जीन्स तक पहुंचेगा, ये जीन्स ट्रांसक्राइब करेंगी और कॉरस्पॉन्डिंग एंजाइम्स जो है वो सिंथेसाइज होने लगेंगे। और इन एंजाइम्स का काम क्या होता है अगर बताएं? बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है वो लैक्टोज को ब्रेक करके क्या बनाता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो फिर से आ गया ग्लूकोज इसके पास, अब फिर से ग्लूकोज वाली साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। परमीएज का क्या काम होता है? हाँ बिल्कुल सही, ये बैक्टीरियल सेल जो है इसके सराउंडिंग मीडियम में ये जो लैक्टोज है, इस लैक्टोज को अपने अंदर लेने के लिए, एंट्री कराने के लिए ये परमीएज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। ट्रांस एसिटाइलेज का, इसका कोई क्लियर कट रोल अभी तक पता नहीं। तो दो मेन काम जो होने चाहिए कि लैक्टोज मीडियम से चला आए सेल के अंदर और मीडियम सेल के अंदर आने के बाद उस लैक्टोज का ब्रेकडाउन हो जाए, डाइजेशन हो जाए, इन दोनों एंजाइम्स ये मिलके ये काम कर देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? तो लैक्टोज जब नहीं रहेगा मीडियम में तो ये रिप्रेसर प्रोटीन आराम से ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगी। लैक्टोज जब आ जाएगा तो लैक्टोज बाइंड कर जाएगा रिप्रेसर से, अब ये नहीं बाइंड कर सकती, तो लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए जो एंजाइम्स चाहिए वो बनने लगेंगे। अब सवाल ये आता है कि जब लैक्टोज आएगा सेल के अंदर तब ये ओपेरॉन जो है वो एक्सप्रेस करेगा, एक्टिव होगा। और ये परमीएज एंजाइम हमको किस लिए चाहिए कि लैक्टोज बाहर से अंदर आए, और जब तक अंदर नहीं आएगा तब तक ये ओपेरॉन चलेगा नहीं, तो परमीएज बनेगा नहीं, और परमीएज नहीं रहेगा तो लैक्टोज अंदर आएगा नहीं। ये क्या है, ये क्या डिस्क्रिपेंसी है? बताओ कोई अगर आइडिया हो तो। तो एक बात समझ लीजिए, ये जो ऑपरेटर की, ये जो रिप्रेसर की बाइंडिंग होती है ऑपरेटर से, इट इज नॉट एब्सोल्यूट बाइंडिंग। इसका मतलब क्या हो गया कि कभी कभी एट सर्टेन इंस्टेंस ये ऑपरेटर जो है वो फॉल ऑफ कर रिप्रेसर जो है वो फॉल ऑफ कर जाता है, और जैसे ही ये छूटता है, यहां से अलग होता है, आरएनए पॉलीमरेज को मौका मिल जाता है, तुरंत ये ट्रांसक्राइब कर देता है इन जीन्स को। इसका मतलब ये हो गया इवन इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज ये जो ओपेरॉन है वो बहुत वीकली एक्टिव रहता है, और वो वीकली एक्टिव रहने की वजह से बहुत स्लाइट अमाउंट में ही ये सारे एंजाइम्स जो है वो सेल के अंदर मौजूद रहते हैं। अब परमीएज भी है, तो ये परमीएज क्या होगा, ये फिर फैसिलिटेट करेगा, जैसे ही मीडियम में लैक्टोज आ जाएगा तो उसके अपटेक को फैसिलिटेट करेगा, और जब ज्यादा अमाउंट में लैक्टोज सेल के अंदर होने लगेगा आने लगेगा तो फिर ये काम, ये ऑपरेटर जो है ये ये रिप्रेसर जो है यहां से बाइंड नहीं कर पाएगा और सिंथेसिस होने लगेगी। ठीक है, एक रेगुलेशन ये समझ में आया। अब देखिए,
जब लैक्टोज ज्यादा अमाउंट में है तो इसका मतलब ये हो गया कि इन एंजाइम्स का कंसंट्रेशन भी ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब ओपेरॉन शुड बी हाईली एक्टिव। जो हाई एक्टिविटी होती है ओपेरॉन की, उसको अचीव कराने के लिए एक और मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको हम कहते हैं, वो भी प्रोटीन ही होती है बेसिकली, और उस प्रोटीन को हम कहते हैं CAP, यानी कि कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। देखिए अभी ग्लूकोज को भी ले आएंगे हम, कैसे ग्लूकोज की वजह से भी ये मैकेनिज्म जो है अफेक्ट हो रही है। ये कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन जो होती है, अगर हम कलर चेंज करें इसका, इस कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन का काम क्या होता है, ये बाइंड करती है, ये जो प्रोमोटर साइट है, इस प्रोमोटर साइट के जस्ट अपस्ट्रीम में, यानी कि यहां कहीं ये बाइंड कर रही होगी। दिस इज CAP। तो प्रोमोटर साइट के जस्ट अपस्ट्रीम में ये बाइंड करती है, और इसके बाइंडिंग से फायदा क्या होता है, ये RNA पॉलीमरेज की प्रोमोटर पे बाइंडिंग को फैसिलिटेट करती है। यानी कि बुला बुला के RNA पॉलीमरेज को कहते हैं भैया बाइंड करो और चालू करो अपना काम। बात समझ में आ रही है ना? यानी इट एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर for binding of RNA polymerase at the promoter site just adjacent to the site where it has already been bound. ये जो कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन होती है, इसको भी एक्टिवेट करने की जरूरत पड़ती है। ये खुद से एक्टिवेटेड स्टेट में नहीं रहती है। ये कब एक्टिवेट होती है? इट इज एक्टिवेटेड आफ्टर बाइंडिंग विथ CAMP, यानी कि जब कैप CAMP कॉम्प्लेक्स बनेगा या साइक्लिक AMP कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो ये कॉम्प्लेक्स जो है एक्चुअली जाके यहां पे बाइंड करेगा। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आया? तुमको अभी पिक्चर देखने का मन कर रहा हो तो ऐसे यहां से चले जाओगे सिनेमा हॉल, कि जेब में कुछ पैसा रहेगा तब जाओगे। मान लो हम 100 रुपया दे दें तुमको, तभी तो जाओगे, तभी सीट मिलेगी। तो इसको अकेले पिक्चर देखने का मन कर रहा है, इसके पास पैसा नहीं है। पैसा क्या है? पैसा ये है, पैसा लेके जाएगा ना, जब पैसा पा गया तो पहुंच गया सिनेमा हॉल, जुड़ गया। अब समझ में आया? ठीक है। एक्टिवेट करने के लिए आपको एक साइक्लिक एमपी मॉलिक्यूल चाहिए इस कैप को। जब एक्टिवेट होगा तब ये जाके यहां पे बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद ये रिक्रूट करेगा आरएनए पॉलीमरेज को, क्या हो भैया तुम भी बाइंड कर जाओ। जैसे किसी यार दोस्त को ज्यादा पैसा हमने दे दिया तो एक और लेके चले जाओगे, चलो। अब देखो, तो जाहिर सी बात है साइक्लिक एएमपी जब मौजूद होगा सेल के अंदर सफिशिएंट कंसंट्रेशन में, तभी क्या होगा, तभी ये साइक्लिक एएमपी कैप प्रोटीन से बाइंड करेगा। और इसका कंसंट्रेशन ज्यादा कब होता है? जब ग्लूकोज मीडियम में प्रेजेंट न हो। कुछ समझ में आ रहा है? अगर ग्लूकोज मीडियम में प्रेजेंट नहीं होगा तो साइक्लिक एएमपी का लेवल सेल के अंदर ज्यादा होगा। तो ग्लूकोज ऐसा क्या कर देता है कि साइक्लिक एएमपी का कंसंट्रेशन कम हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। तो ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज की प्रेजेंस में एक मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाता है, यानी कि ग्लूकोज डीएक्टिवेट्स, ये कलर ठीक नहीं है, एडिनाइलेट साइक्लेज। कहीं पढ़ा है ये एडिनाइलेट साइक्लेज? GPCR
कुछ याद आ रहा है? साइक्लिक एएमपी की सिंथेसिस करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल था, मेम्ब्रेन पे अटैच्ड था, एटीपी से साइक्लिक एएमपी बनाता था ये एडिनाइलेट साइक्लेज। तो अगर मीडियम में ग्लूकोज मौजूद है तो ये एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाएगा, और ये एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाएगा तो क्या साइक्लिक एएमपी की सिंथेसिस हो पाएगी एटीपी से? नहीं हो पाएगी। साइक्लिक एएमपी की सिंथेसिस नहीं होगी तो उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। कंसंट्रेशन जब इसका कम हो जाएगा तो क्या ये कैप प्रोटीन से बाइंड करने के लिए अवेलेबल रहेगा? नहीं रहेगा। और जब कैप से साइक्लिक एएमपी नहीं बाइंड किया रहेगा तो क्या ये कॉम्प्लेक्स यहां बाइंड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जब ये यहां बाइंड नहीं कर पाएगा तो क्या ये आरएनए पॉलीमरेज को रिक्रूट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसका मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज दिस ओपेरॉन डज नॉट ऑपरेट एक्टिवली। कोहेरेंस समझ में आया? तो दो लेवल पे रेगुलेशन होता है। ग्लूकोज सेल्फ रेगुलेट कर रहा है और उसके बाद ये जो रेगुलेटर जीन है ये तो अपना रोल प्ले कर ही रही है। अब अगर हम आपसे सवाल पूछें, देखिए इंड्यूसिबल टाइप ऑफ ओपेरॉन इसको हम कहते हैं। इंड्यूसिबल टाइप ऑफ ओपेरॉन का मतलब क्या हो गया कि जो सबस्ट्रेट है, जो कैटाबोलाइट है, इसकी प्रेजेंस या इसकी मौजूदगी में ही ये ओपेरॉन इंड्यूस हो रहा है। इट इज एक्टिंग एज एन इंड्यूसर। ये मौजूद है तभी ये ओपेरॉन ऑपरेट कर रहा है, तो ये इंड्यूसिबल सिस्टम हो गया। लेकिन अगर हम कंट्रोल की बात करें कि इस ओपेरॉन का कंट्रोल कैसा है, पॉजिटिव कंट्रोल है या नेगेटिव कंट्रोल है, सोच के बताओ। इंड्यूसिबल ओपेरॉन है ये तो हमने बता दिया कि इंड्यूसर होगा तभी ये चलेगा, लेकिन कंट्रोल कैसा है इसका? पॉजिटिव कंट्रोल है या नेगेटिव कंट्रोल है? दोनों है, यही कह रहे हो ना? कोई और इस आंसर से सहमत है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है? कितने लोगों का ये जवाब है? अच्छा, पॉजिटिव वाले कितने हैं जल्दी बताओ? नेगेटिव वाले? तो ध्यान रखो, जवाब तुम्हारा बिल्कुल सही है। पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों टाइप का रेगुलेशन लैक ओपेरॉन में हमको देखने के लिए मिलता है। नेगेटिव रेगुलेशन कैसे दिख रहा है? पहले ये देखो, नेगेटिव रेगुलेशन दिख रहा है कि जब सबस्ट्रेट नहीं मौजूद है तो ये ओपेरॉन क्या है? निगेटिवली कंट्रोल्ड है, या हम कहें ये ऑपरेट नहीं हो रहा है। निगेटिव का मतलब वो काम नहीं हो रहा है। भाई इसकी एब्सेंस में क्या ये ओपेरॉन चल रहा है, एक्टिव है? नहीं है, नेगेटिव हो गया। लेकिन पॉजिटिव रेगुलेशन कौन इसका कर रहा है? ये जब मौजूद रहेगा, यानी ये कॉम्प्लेक्स जब मौजूद रहेगा तो ये इस ओपेरॉन को और तेजी से हाईली एक्टिवली ऑपरेट करने के लिए पॉजिटिवली रेगुलेट करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। कुछ समझ में आ रहा है? रेगुलेशन दोनों टाइप का हो रहा है, उस रेगुलेशन को परफॉर्म करने वाले मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं। नेगेटिव रेगुलेशन हमको मिल रहा है बिकॉज ऑफ दिस रिप्रेसर प्रोटीन, और पॉजिटिव रेगुलेशन मिल रहा है बिकॉज ऑफ दिस कैप सीएमपी कॉम्प्लेक्स। क्या लैक ओपेरॉन से जुड़ी हुई सभी बातें समझ में आ गई? हाँ, ठीक है, तो कंफ्यूजन क्या है? अगर ग्लूकोज कम है मीडियम में या ग्लूकोज नहीं है ऐसा मान लेते हैं हम, तो उस केस में क्या होगा? साइक्लिक एएमपी जो है वो कम सिंथेसाइज होगा। यही तो नहीं समझ पा रही हो। अगर ग्लूकोज कम है मीडियम में तो इसका मतलब कि एडिनाइलेट साइक्लेज जो है वो एक्टिव है, और जब ये एक्टिव है तो इसका मतलब ज्यादा साइक्लिक एएमपी बन रहा है, और ज्यादा बन रहा है इसका मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहा है। ये कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहा है, ये यहां बाइंड हो रहा है, बाइंड हो रहा है, ज्यादा आरएनए पॉलीमरेज रिक्रूट हो रहा है और ज्यादा एक्टिवली ओपेरॉन चल रहा है। नहीं समझ में आया? क्या कंफ्यूजन है? यहां क्या लिखा है? ग्लूकोज क्या कर रहा है? इट इज डीएक्टिवेटिंग एडिनाइलेट साइक्लेज। अगर ग्लूकोज होगा तो एडिनाइलेट साइक्लेज काम नहीं करेगा।
बात समझ में आई? एडिनाइलेट साइक्लेज कब काम नहीं करेगा? जब मीडियम में ग्लूकोज होगा। और एडिनाइलेट साइक्लेज काम नहीं करेगा तो क्या होगा? ये नहीं बनेगा। मीडियम में ग्लूकोज होगा तो साइक्लिक एएमपी नहीं बनेगा। साइक्लिक एएमपी नहीं बनेगा तो ये कैप से बाइंड नहीं करेगा, फिर ये पूरा कॉम्प्लेक्स यहां पे बाइंड नहीं करेगा। जब बाइंड नहीं करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोट करने की स्थिति नहीं पैदा होगी। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये ओपेरॉन रन करेगा कि नहीं करेगा? बताओ। अरे करेगा कि नहीं करेगा रन? और यही तो हमको चाहिए था। जब ग्लूकोज मौजूद है तो हमको लैक ओपेरॉन की क्या जरूरत है? तो आज का लेक्चर इतना समाप्त होता है यहां पे।